नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर समाचारों के सिलसिले में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के रामबन में ओलावृष्टि और भूस्खलन के कारण 3 लोगों की मौत। राहत एवं बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ की 2 टीमें उधमपुर से रामबन के लिए रवाना। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नहीं सुधर रहे हैं हालात। भाजपा ने ममता बनर्जी की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा कि राज्य में हिंदू समुदाय के लिए असुरक्षा की स्थिति। नए वक्फ कानून पर मुसलमानों में पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए आज से भाजपा का देशव्यापी जागरूकता अभियान। कानून से होने वाले लाभ के बारे में दी जाएगी जानकारी। कनाडा में अग्रिम मतदान के पहले दिन 20 लाख से अधिक लोगों ने डाला वोट। 28 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले लोगों में जबरदस्त उत्साह। और दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईस्टर। प्रभु यीशु के उपदेशों को किया जा रहा है याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। समाचार विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के रामबन क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से 3 लोगों की जान चली गई है। इलाके में रात भर भारी ओलावृष्टि के बाद चंदरकोट गांव में आज सुबह भी भारी बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई और कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और तेज हवाएं चली। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी, जिससे कई कीमती जानें बच गईं। तो वहीं भारी बारिश के कारण रामबन राजमार्ग बाधित हो गया है। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच सीआरपीएफ के जवान उधमपुर में राजमार्ग को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने रामबन में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वह स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। जितेंद्र सिंह ने स्थानीय लोगों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि घबराए नहीं, हम सब मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से पार पाएंगे। इस बीच रामबन जिले में भारी बारिश से उत्पन्न प्राकृतिक विपदा के तहत जिला प्रशासन ने आम लोगों से धैर्य बनाए रखने और सतर्क रहने की सलाह दी है और किसी भी आपात स्थिति में जिला कंट्रोल रूम से 0198 295500 01998 266790 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। रात को कंटिन्यूसली, जैसा आपको पता है, अभी रनिंग हुई है, उस वजह से रोड जो है पूरी तरह ब्लॉक हो गई है। तो ये रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद जो है ये गाड़ियाँ जो यहाँ स्टॉप की हुई है। यहाँ हमारे पास उधमपुर दिखेनी में है, फाटा में है, मजालता उधर है। कम से कम 1000 के लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली व्हीकल जो है अभी स्टैंडर्ड है। यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर। ये रात को 3, साढ़े 3 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर, हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें सामान निकालने तक का मौका नहीं सर मिला है। क्या हुआ, कैसे समझ सर, मुझे हमें कोई पता नहीं लग रहा है। ये नॉर्मल कम से कम सर 12-13 दुकानें थी जो, और ऊपर घर भी था, तो वो भी तहस नहस हो चुका है सर। आप देख रहे हो कि जहाँ पीछे कितना नुकसान हो रखा है। बहुत ज्यादा डर का माहौल है। आगे बढ़ते हैं, जहां नए वक्फ कानून के लाभों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है। ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन अफवाहों को खत्म करने के प्रयास कर रही है। पार्टी का फोकस खास तौर से गरीब मुसलमानों और महिलाओं पर रहेगा। इस वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा हुई है और इंदौर में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के समर्थन को लेकर एक भव्य आयोजन किया गया।
मुस्लिम समाज की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में इंदौर से लोकसभा सांसद शंकर लालवानी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने वक्फ को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अब वक्फ संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी और जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही निगरानी शुल्क 7% से घटकर 5% कर दिया गया है। तो वहीं अब वक्फ बोर्ड की बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से होगी और इसमें स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिससे समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकेगा। पहला कार्यक्रम यूसुफ भाई के नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार बहनें ज्यादा संख्या में आई है और उन्होंने मोदी जी का शुक्र अदा किया है कि वक्त बिल के आने के बाद जो संपत्ति है वो समाज से खास करके अल्पसंख्यक बहनों भाइयों के उत्थान के लिए रही है। एक पारदर्शिता के साथ काम होगा। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक जो फैसला मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इसको लेके हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों को उत्साह है। केरल के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दलों ने वक्फ कानून को लेकर काफी दुष्प्रचार किया है और वैसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। I think unfortunately some parties have created a misinformation and propaganda around the bill, and they have also gone to the Supreme Court to try and block the bill. Everybody in the country, and including in people in Munammam, know who has really worked hard to solve their problems, who has brought the legislation, and who in turn for the last 35 years has done nothing for their problems. मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार घेरे में है। भाजपा लगातार ममता सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करना चाहती हैं। हिंदू वर्ग में असुरक्षा का माहौल है। ठीक नाक के नीचे जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसजनक है और उसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती है। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया है और वहाँ पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। प्रश्न उठता है कि बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी इसका वचन बंगाल के लोगों को देंगी? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस 21 अप्रैल को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति सबसे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो पिंक सिटी का भ्रमण करेंगे। उपराष्ट्रपति वैंस के स्वागत के लिए जयपुर में जोरों शोर से तैयारियां की जा रही हैं। 22 अप्रैल को वे ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा करेंगे, जहां उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया जाएगा और इसके बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली यूएस इंडिया बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर अपना विजन साझा करेंगे। बिजनेस समिट के बाद उपराष्ट्रपति वैंस राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। 23 अप्रैल को वो आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करेंगे। 24 अप्रैल को वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति वैंस की यात्रा के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी उषा, बच्चे समेत अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी भी होंगे। 2013 के बाद ये किसी भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा है और इससे पहले 2013 में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत आए थे। और यहाँ बुलेटिन में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं
लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450? मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो, फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो, लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली सरकार ने लोगों को जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए 1111 पानी टैंकर को हरी झंडी दिखाई। ये टैंकर खास हैं क्योंकि ये GPS सिस्टम से लैस हैं। पानी के टैंकरों पर सही निगरानी रखने के लिए बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में एक नया कमांड सेंटर बनाया गया है। यहां से टैंकरों की हर गतिविधि को रियल टाइम यानी कि तुरंत देखा जा सकेगा। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक ये हाईटेक सिस्टम टैंकर की मूवमेंट, स्पीड और पानी की डिलीवरी के समय पर नजर रखेंगे और इससे ये सुनिश्चित होगा कि हर टैंकर समय पर और सही जगह पर पानी पहुंचाए। दावा है कि इससे पानी की बर्बादी और चोरी पर रोक लगेगी। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे पहले की सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार होता था। जनता के लिए जो पानी भेजा जाता था वो पानी कहाँ जाता था उसका कोई अता पता नहीं चलता था। अब ये नई सरकार पूरी तरह से पारदर्शी है और जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। इससे पहले की सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से कितना बड़ा पूरे सिस्टम में लीकेज होता था, भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए थे। पानी जो कि जनता की सुविधा के लिए भेजा जाता था, परंतु वो कहाँ जाता था इसकी कोई गिनती होती नहीं थी। अब ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, क्योंकि सरकार को बने अभी केवल 2 महीने हुए हैं। हम ये शॉर्ट टर्म में जो काम कर सकते थे दिल्ली को पानी की सेवा देने का, उतना कर रहे हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान कि दिल्ली के हर घर में उसको नल से ही पानी मिले, ताकि धीरे धीरे टैंकर व्यवस्था को कम करेंगे। टैंकर ना केवल लोगों के घरों में जाता है, बल्कि जितने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये हमारी सरकार का ट्रांसपेरेंसी मॉडल है, गुड गवर्नेंस मॉडल है, जिसको हमने शुरू किया है। और आज ईस्टर का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ था। ये त्यौहार ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है और इसीलिए इसे ईस्टर संडे भी कहा जाता है। इस खास अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाता है और साथ ही लोग प्रभु यीशु के उपदेशों को याद करते हैं। ये दिन प्रेम, बलिदान और पुनः जीवन का त्यौहार है जो हमें आशा और विश्वास सिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की बधाई। इस अवसर पर हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। ये त्यौहार नई उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रेरित करता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। आशा और आनंद का ये त्यौहार सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईस्टर की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ईस्टर इसीलिए खास है क्योंकि दुनिया भर में जयंती वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पवित्र अवसर हर व्यक्ति में आशा, नवीनीकरण और करुणा की भावना जगाए। चारों ओर खुशियां और सद्भावना हो। चुनाव कनाडा ने चुनाव पूर्व अनुमानों की घोषणा की है, जिसके अनुसार अग्रिम मतदान के पहले ही दिन शुक्रवार को लगभग 20 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। चुनाव कनाडा के लिए
अटलांटिक क्षेत्र में क्षेत्रीय मीडिया सलाहकार फ्रांसवा एनगुहार्ड के अनुसार 2021 में पिछले चुनाव में अग्रिम मतदान के पहले ही दिन की तुलना में मतदान प्रतिशत 36% अधिक है। कनाडा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वह आने वाले दिनों में अधिक भीड़ को संभालने के लिए समायोजन करेगा, क्योंकि कई मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों का सामना करना पड़ा। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की। ये युद्ध विराम रूसी समय अनुसार शनिवार की शाम 6 बजे से रविवार रात 12 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने ये घोषणा जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल गेरासिमोव के साथ एक बैठक में की। क्रेमलिन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसी तरह का कदम उठाएगा और ईस्टर के दौरान इस अवधि के दौरान सभी तरह की गोलीबारी बंद कर देगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को हमास पर दबाव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इजराइल के पास जीत तक अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री का ये बयान तब सामने आया है कि जब इस सप्ताह हमास ने अस्थायी संघर्ष विराम के लिए इजराइल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और इसके बजाय बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते की मांग की थी। गौरतलब है कि हमास ने वर्ष 2023 में इजराइल पर हमला किया था। मार्च में इजराइल ने गजा को पूरी तरह से बंद कर दिया था और युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता विफल होने के बाद 18 मार्च को फिर से हमला शुरू कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के जरिए भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। 2016 और 2019 के बाद पीएम मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल के बीच सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जन जन के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग साझा करते आए हैं। ऐसे में पीएम की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को जहां नई गति देगा, वहीं ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें अभिनेता और रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल बोस भी शामिल हुए। और इस मौके पर रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल बोस ने कहा कि अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद पर जोर दिया और साथ ही उन्होंने इसके लिए नैतिक रूप से स्पष्ट जीवन बिताने की सलाह दी। कितने लोगों ने कहा मुझसे कि हम समझते हैं कि कसरत एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन अकेले में बहुत बोरियत होती है। सो आई लव द आइडिया दैट एज अ कम्युनिटी दिस कंट्री इज गेटिंग आउट ऑन अ संडे एंड गेटिंग एक्टिव। सबसे ज़रूरी बात फिटनेस के लिए है कि आप ठीक तरीके से सोना, आपको स्लीप। और मेरे तजुर्बे में यू कैन ओनली स्लीप वेल व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर, एंड योर कॉन्शियस इज ओनली क्लियर
इफ यू लिव ए मॉरली करेक्ट लाइफ। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपका फिटनेस नहीं होगा। खेल की खबरों की बात करें तो आईपीएल में आज सुपर संडे के दिन फैंस को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलने वाला है। दिन का पहला मैच पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा और दूसरा मैच मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोपहर 3:30 बजे से चंडीगढ़ में भिड़ेंगे, जबकि दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में होगा। आईपीएल में कल खेले गए पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। रोमांचक मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए थे। जवाब में बटलर ने 54 गेंदों पर 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 97 रन बनाए, जिससे गुजरात ने 19.2 ओवर में 3 विकेट पर 204 रन बनाकर मैच जीत लिया। गुजरात ने इस तरह आईपीएल में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है और इससे पहले टीम ने कभी भी 200 प्लस रनों का लक्ष्य हासिल नहीं किया था। गुजरात टाइटंस ने इस मैच में जीत के साथ ही अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स दूसरे पायदान पर आ गई है। वेव समिट में कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 में देश भर के उत्साही रचनाकार, कलाकार और प्रशंसक हिस्सा लेते दिखाई देंगे। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स के लिए वाइल्ड कार्ड शो डाउन आयोजित किया गया और शॉर्टलिस्ट किए गए फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी गई है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 को भारत की सबसे प्रतिष्ठित और समावेशी कॉस्प्ले प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है, जो वेब समिट की जीवंत पृष्ठभूमि में आयोजित की गई है। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स की रचनात्मकता और जुनून देखने को मिला कॉस्प्लेयर्स वेब्स के लिए वाइल्ड कार्ड शोडाउन में। हमने कॉस्प्लेयर्स को एक मौका दिया है जहां पे वो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर कॉस्प्लेयर्स की तरह कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड वेव समिट में इनके लिए एक बड़ा मौका मिलेगा जहां पे वो नेशन वाइड लेवल पे कॉस्प्ले इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं एंड वहां पे पार्टिसिपेट करके अपना एक करियर बना सकते हैं। वेव्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप शोडाउन काफी बेहतर तरीके से हुआ। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें जो एनर्जी थी, एंथुजियाज्म थी, वो अलग लेवल की थी। अभी एक कॉस्प्लेयर की चैंपियनशिप का नाम पे एक इवेंट अभी कर लिया था हमने। बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स हैदराबाद से ऑलरेडी हम तो कंप्लीट कर चुका है उधर, और आज हम तो कोशिश किया था सबसे अच्छा, बट लेकिन इधर तो अलग ही हो रहा है। मतलब इतना सारे कॉस्प्लेयर्स हम तो एक्सपेक्ट किया भी नहीं। 50 से ज्यादा वाइल्ड कार्ड प्रतिभागियों में से 30 कॉस्प्लेयर्स को उनकी असाधारण रचनात्मकता, शिल्प कौशल और प्रदर्शन के लिए चुना गया। वाइल्ड कार्ड शोडाउन ने इन जोशीले कलाकारों को अपने हुनर दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर बहुत कम मिला है, मतलब इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन कल्चर कॉस्प्ले के मामले में। ऐसा नहीं कि लोग करते शायद बहुत लोग को उतना अप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलता होगा, तो मोटिवेशन नहीं मिलता होगा करने के लिए। बट मेरा ऐसा बोलना है कि अगर हमारे होम ग्राउंड पे अगर हम हमारा कल्चर अपस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम बाहर वालों को, जो लोग का कल्चर हम इधर अडॉप्ट करें, उनको हम कैसा एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इंडियन माइथोलॉजी का कैरेक्टर्स भी कॉस्प्ले कर सकते हैं। यूजुअली हम अगर इवेंट्स में जाते हैं तो हम ऐसे एनिमे मांगा वगैरह ही कर लेते हैं, बट यहाँ पे जब मैंने इंडियन माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स देखे, मैंने पर्सनली नहीं किया बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक अच्छा एडिशन था। मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा इसका ऑन दूरदर्शन एंड मैंने सोचा कि इसमें जाया कैसे जा सकता है, मे बी मैं ऐसे ही अटेंड कर लूँ, एंड फिर मुझे कॉस्प्ले का अपॉर्चुनिटी दिखा एंड मैं यहाँ पे कॉस्प्ले करने आई हूँ। वेब्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप क्रिएटर्स स्ट्रीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये चैंपियनशिप पारंपरिक भारतीय कहानी कहने और वैश्विक पॉप संस्कृति के बीच दूरी को पाटने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे भारतीय रचनाकारों को वो प्रसिद्धि मिले जिसके वो हकदार हैं। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, मुंबई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर समाचारों का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।